पैन ऐसे टिक 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 करना शुरू कर देते हैं, या हमारी लेग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, या टेबल है तो इसको हमने ये करना शुरू कर दिया। अब हम ये कब करते हैं आप बताइए। एडीएचडी के बच्चे के एग्रेशन की रीज़न और ऑटिस्टिक बच्चे के एग्रेशन की रीज़न बहुत मुख्तलिफ। जब इनकी रूटीन्स ब्रेक्स होती हैं, जब इनकी वर्ल्ड को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इनके कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो एग्रेशन आता है। एक और डिसऑर्डर है जो कि सिम्टम्स जो हैं वो ऑटिज्म से जिसके मिलते जुलते हैं, लुकलाइक हैं सिम्टम्स। हम बात करें एसएमडी की, यानी कि स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। डॉक्टर अफाफ, ये भी आप समझ सकते हैं कि सेम इसके सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक, या फ़र्क है? जैसे कि पैंस एंड पांडास का आपने फ़र्क हमें बताया कि वो अगर लंबे टाइम के लिए नहीं होता, 6 to 8 वीक्स के लिए होता है, इसमें क्या फ़र्क है और ऑटिज्म में? देखिए नबिहा, जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स हैं वो मुख्तलिफ कंडीशंस में आ सकते हैं। जैसे कि ओसीडी में भी आपको स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स नजर आते हैं। समटाइम्स आपको वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स सिलेक्टिव म्यूटिज्म में भी नजर आते हैं। वो स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स आपको माइट बी के समटाइम्स स्पीच डिले के कुछ केसेस में भी नजर आए, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते। और ऑटिज्म में तो आपको डेफिनेटली स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स नजर आते ही आते हैं। अब डिफरेंस कैसे है, आपने इसको कैसे समझना है? देखिए, जो बिहेवियर ओसीडी में स्टीरियोटाइप है, अब पहले तो हम अपने जो नाज़रीन है उनको ये बता दें स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर ये है कि जो थोड़ा मुख्तलिफ है, नॉर्मेलिटी से डिफरेंट है, और उसके अंदर कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स भी आ रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आपके हाथ में जैसे पेन है, बहुत कॉमन है। हम थोड़ी एंग्जाइटी में होते हैं, या हमें लगता है कि हम फारिग हैं, कोई गहरी सोच में हैं, तो हम पेन ऐसे टिक 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 करना शुरू कर देते हैं, या हमारी लेग मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, या टेबल है तो इसको हमने ये करना शुरू कर दिया। अब हम ये कब करते हैं आप बताइए। हम अक्सर तब करते हैं जब हम थोड़ा एंग्जाइटी में होते हैं, या फिर हम किसी ऐसी सोच में होते हैं जो हमें परेशान कर रही होती है। अच्छा, अब ये क्या है? ये हमारा रिएक्शन है बॉडी का हमारी उस कंपल्सिव थॉट के ऊपर। तो सिमिलरली जब बच्चा मुख्तलिफ कंडीशंस में होता है तो वो अपनी मूवमेंट्स को उस पर शो कर रहा होता है कि ये मेरे लिए एक अनकंट्रोलेबल मूवमेंट है। लेकिन ऑटिज्म में जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं वो बच्चा अपनी खुशी से कर रहा होता है। ठीक, ये बहुत क्लियर समझने की बात है। यानी वो जो कर रहा होता है रेपिटेटिव मूवमेंट, वो उसमें खुशी होती है, उसमें उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। वो सेंसरी भी हो सकती है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। लेकिन जैसे ओसीडी है, ओसीडी में भी लोग अक्सर रेपिटेटिव और स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स करते हैं, या बिहेवियर्स उनके होते हैं, जैसे बार बार हाथ का धोना, या कोई भी आवाज़ को सुनना, या म्यूजिक का साउंड बजाना। लेकिन उसमें उस मूवमेंट में वो हैप्पी नहीं होते। सही, यानी वो उन्हें एक कंपल्शन की तरह नजर आ रही होती है। उनको ये लगता है कि हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जब किसी रेपिटेटिव मूवमेंट में होते हैं तो दे एंजॉय डूइंग दिस। ठीक, सो ये चीज ऑफ कोर्स इसमें डिस्क्रिमिनेट करना, ऑफ कोर्स ये जो एक्सपर्ट्स हैं दे कैन डू इट। ठीक, वेरी क्लियरली ऑन। अच्छा, ये अब जैसे कि हम सुनते हैं डॉक्टर अफाफ के जो बच्चे स्टिमिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, बाइट करते हैं, और इन सबको रीडायरेक्ट करो, ये बातें हमने सुनी कि अगर स्टिमिंग कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट करो, अगर हिटिंग कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट करो, बाइट कर रहे हैं तो ये बेसिकली सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये पेरेंट्स को इस हवाले से जो लोग नहीं जानते, मैं चाहूँगी कि हम उनको हमारे प्लेटफॉर्म से अगर थोड़ा सा बताएं कि फिर ताकि उनकी अवेयरनेस हो। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, पहला स्टेप तो यही होगा ना कि पेरेंट्स को एजुकेट करना है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी तो फिर वही बच्चों को एक बेहतर पैटर्न पर लेकर आ सकते हैं। ओके, आपने ये जो कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स का जिक्र किया, जैसे कि स्टिमिंग है, या बाइटिंग है, या हिटिंग है, और इनमें जो ऑटिस्टिक बच्चे लेवल 3 पे होते हैं वो मोस्टली उनके अंदर बाइटिंग्स और हिटिंग, सेल्फ हिटिंग वो ज़्यादा होती है। सो अब ये रीडायरेक्शन जो है ये एक टेक्निक है टू काम डाउन दोज रेपिटेटिव बिहेवियर्स। ये पेरेंट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, और हर बच्चे की स्टिमिंग भी मुख्तलिफ हो सकती है, हर बच्चे की बाइटिंग स्टाइल भी मुख्तलिफ हो सकता है, या बाइटिंग सेटिस्फेक्शन भी मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन पेरेंट्स इसको कैसे एड्रेस करें, ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स घर में कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से किया जाए। देखिए, कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स या स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं हैं, प्लीज़ डोंट एक्सेसिवली वर्क ऑन दैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा स्टमिंग करता है और वो कोई भी चीज़ गुनगुनाता है, जैसे हमिंग करना, या फिर कोई एक राइमिंग जो है उसको पसंद है, कोई पोएम पसंद है और वो राइम कर रहा है, सो वो उसको इंजॉय कर रहा है,
और वो हार्मफुल नहीं है, उसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो इवेंचुअली विद हर और हिज ओन सेटिस्फेक्शन उसको काम डाउन कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, वो अपने बहुत सारे सेंसरी उनको जो है वो रेगुलेट कर रहा है और वो उसको काम करती है, वो उसको लगता है कि मुझे हैप्पीनेस देती है। अब रही लेवल 3 की बात, जिसमें मोस्टली जो है बच्चे समटाइम्स सेल्फ हर्टिंग बिहेवियर्स होते हैं। अब ये जो सेल्फ हर्टिंग बिहेवियर्स है, ऑफ कोर्स इसमें तो पेरेंट्स को रीडायरेक्शन की जरूरत है कि वो उनको काम करें। अब उसके लिए आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीदर्स होते हैं, जैसे हम छोटा बच्चा जिसके दांत निकल रहे होते हैं तो उनको आप वो टीदर्स देते हैं तो दे फील सेटिस्फेक्शन, दे बाइट ऑन इट एंड दे feel satisfaction. So similarly you can help them, these kids, with these teethers कि despite of this कि वो अपने हाथ पे जो है वो बाइट करेंगे। अक्सर हमने मदर्स के हाथ भी देखे हैं, वो बेचारी भी जो है उनके भी हाथों पे बाइट्स हुई भी होती हैं। सो वो उनकी जो सेंसरी इनपुट उनको ये कह रही होती है कि मुझे बाइट करना है, उसके लिए आप उन्हें एक ऑल्टरनेटिव दे दें। उनको टीदर्स डिफरेंट जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो यूज़ करें, उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और उनकी एक रूटीन बन जाएगी कि उन्होंने अपनी ये वाला जो बिहेवियर है इसको किस तरह से काम डाउन करना है। अच्छा, जब ये बच्चा हिटिंग करता है तो हिटिंग जो है ना मोस्टली वो एग्रेशन है, और एग्रेशन इन बच्चों में उस तरह से नहीं आता जैसे कि बाकी बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है। अक्सर ADHD के बच्चे जो हैं उनके अंदर एग्रेशन होता है। अच्छा, ADHD के बच्चे के एग्रेशन की रीज़न और ऑटिस्टिक बच्चे के एग्रेशन की रीज़न बहुत मुख्तलिफ है। ADHD बच्चा एग्रेशन करता है उसकी जो इम्पल्सिविटी है उसकी वजह से, जबकि जो ऑटिज्म में बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है वो तब करता है जब उसकी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो पूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो कि अपने पैटर्न्स के साथ टॉयज बना रहा था, अब मैं और आप ये चाहते हैं कि भाई ये क्या तुम पैटर्न बना रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बाकी बच्चे ऐसे नहीं करते। तो हम उसको वो डिस्टर्ब कर दें और हम कहें कि ये तुम ये छोड़ दो, ये एक्टिविटी हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। फॉर एग्जांपल एक बच्ची मेरे पास आती है, वो बहुत अच्छी पजल ABC की जो है ना वो क्विकली वो सारी सॉर्ट कर लेती है। अब इसका मतलब ये है कि ABC की पजल सॉर्ट करने का मतलब ये कि उसको ABC सारी उसको पता है। मैं एक स्मॉल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। उसको पता है कि A क्या कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा, और सीक्वेंस भी उसको पता है। लेकिन उसी बच्ची को जब आप पेंसिल के साथ कहते हैं कि ABC लिखो या हमें सुनाओ कि ये A है, ये B है, ये वो नहीं सुनाएगी आपको। इसका मतलब है कि उसका पैटर्न जो है लर्निंग का और रिस्पॉन्स करने का वो डिफरेंट है। और जब हम वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर एक हलचल मच जाएगी जो कि एग्रेशन की सूरत में आएगी। ठीक है, जब इनकी रूटीन्स ब्रेक्स होती हैं, जब इनकी वर्ल्ड को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इनके कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो एग्रेशन आता है।